नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की इस क्लास में हम ह्यूमन सेटलमेंट या मानव अधिवासों के बारे में परिचर्चा करेंगे। मानव द्वारा जो धरातल पे विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का जो निर्माण किया जाता है, उन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्यों के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि भूगोल में दो भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, एक प्राकृतिक भूदृश्य और एक सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उसमें हम मानव निर्मित जो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं उनको सम्मिलित करते हैं। मानव जो अधिवास है वो सांस्कृतिक भूदृश्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट जो है रचना मानी जाती है। अब यदि हम बात करें कि मानव अधिवास के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, मानव अधिवास में अपन मोटे मोटे रूप से मानव अधिवासों का अर्थ कि हम किसे मानव अधिवास कहते हैं या मानव अधिवास से हमारा क्या तात्पर्य है। दूसरा हम ये देखेंगे इसी टॉपिक के साथ अधिवासों के निर्माण का क्या उद्देश्य है, अधिवासों की स्थापना के क्या कारण रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मानव अधिवासों के उद्भव एवं इसके विकास को ऐसे कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव अधिवासों की प्रकार। मानव अधिवासों के प्रकार में मुख्य रूप से हम इसे दो भागों में बांटकर ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवासों का हम क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं, उनके पैटर्न क्या हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। इसी तरीके से जो है हम नगरीय अधिवास जो है उनकी विशेषता, उनके प्रकार, उनकी समस्याएं, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी सिलेबस की जो BA पार्ट सेकंड के मानव भूगोल के सिलेबस में जो 4th यूनिट है उसमें केवल मानव अधिवास दिए हुए हैं और नगरों के लिए डिफरेंट जो है उससे 5वीं यूनिट में उसको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हम अधिवास क्या है उनके बारे में जानेंगे, उसके पश्चात हम ग्रामीण अधिवासों की डिटेल में चर्चा करेंगे और नगरीय अधिवासों को हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। अब यदि हम देखें कि मानव अधिवास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सेटलमेंट। मानव द्वारा जो धरती पर विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य बनाए जाते हैं उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। और सबसे इन सांस्कृतिक भूदृश्यों में मानव की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है अधिवास। अधिवास जो शब्द है वो अंग्रेजी के सेटलमेंट शब्द का जो है अनुवाद है, जिसके लिए बस्ती शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। मानव द्वारा जो प्राकृतिक दृश्यों में परिवर्तन करके या उनके साथ सामंजस्य रखते हुए जब मानव स्थायी रूप से उस स्थान पर रहने लगता है और जिस सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है उसे अधिवास कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मानव द्वारा निर्मित जो घर है या ग्रह है, उन ग्रहों का जो समूह है वो अधिवास कहलाता है। अधिवास के अंतर्गत ग्रहों के साथ साथ मार्ग, सड़कों को भी सम्मिलित किया जाता है। अधिवासों की जो सबसे प्रमुख जो घटक है वो घर है। इसके अलावा इसमें जो दूसरे घटक हैं वो मार्ग और सड़क आते हैं। इनके अलावा भी जो बाग बगीचे, खेत खलियान, खेल के मैदान, गार्डन, इन सबको अधिवासों में सम्मिलित माना जाता है या ये अधिवासों से जुड़े हुए होते हैं। अधिवास जो है वो 2-4 ग्रहों का जो एक समूह है जिसे पूर्वा कहते हैं, उससे लेके सैकड़ों हजारों ग्रहों के जो महानगर है उन सभी के लिए हम अधिवास शब्द ही यूज करते हैं। अब हम ये देखें कि मानव अधिवास जो है वो कच्चा और पक्का किसी भी तरीके के घर हो सकते हैं, इसमें कच्चे या पक्के। क्या कारण रहे होंगे कि मानव ने अधिवास या बस्तियों का निर्माण किया होगा। जब मानव ने जो अस्थायी या जीवन को त्याग कर जब वह स्थायी रूप से रहने लगता है तभी से उन्होंने आवासों या अधिवासों का निर्माण प्रारंभ किया होगा। इसके लिए बहुत सारे कारक जो है वो उत्तरदायी माने जाते हैं। इनमें यदि हम देखें धार्मिक या सामाजिक कारक,
मानव के यदि आवासों का जो प्रारंभिक या इनिशियल जो फैक्टर जो माना जाता है वो धार्मिक और सामाजिक कारणों को माना जाता है। जब मानव प्रारंभ में मानव द्वारा अपने जो स्वजन है उनके शवों को दफनाने के क्रम में जो है एक सामाजिक परंपरा प्रारंभ हुई होगी। इससे अधिकांश जो भूगोलवेत्ता अधिवासों के निर्माण का कारण मानते हैं। जैसे एक निश्चित समय के बाद जिस स्थान पे उन्होंने शवों को दफनाया होगा उससे उनका एक अट्रैक्शन, एक लगाव हो गया होगा और उसके आसपास उन्होंने अपने आवासों का निर्माण प्रारंभ कर दिया होगा। इसके अलावा जो आर्थिक कारण है उनको भी अधिवासों के निर्माण का कारण मान सकते हैं। जैसे ही मानव के जो जीवन में स्थायित्व आया वैसे ही उसने जो है भोजन का संग्रहण प्रारंभ किया होगा और यहीं से मानव सभ्यता के का विकास माना जाता है। जंगली पौधों एवं जंगली पशुओं को पालतू बनाकर उन्होंने भोजन का संग्रहण प्रारंभ किया। जो संग्रहित भोजन को रखने के लिए उसने आवासों का निर्माण किया होगा। नेक्स्ट जो कारण है वो सुरक्षा की दृष्टि से भी आवासों की स्थापना या अधिवासों की स्थापना की गई होगी। सुरक्षा कारणों में परिवार में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए अधिवासों का निर्माण महत्वपूर्ण हो गया होगा। जंगली जानवरों से स्वयं की तथा अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए मानव ने अधिवासों का निर्माण प्रारंभ किया। इसके अलावा राजनीतिक कारक भी माने जाते हैं कि जो मानव के जो ये समूह है वो कई जो है छोटे छोटे मानव जो है कई छोटे छोटे समूहों में निवास करता होगा। आपस में इनके मध्य झगड़ा या युद्ध हुआ करता था, तो अन्य कबीलों से अपनी स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने जो बस्तियों का निर्माण प्रारंभ किया। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या सुरक्षा या राजनीतिक कारण रहे होंगे जिनसे मानव ने अधिवासों का निर्माण प्रारंभ किया। अब यदि देखें हम अधिवासों के निर्माण का जो उद्देश्य क्या है, इनका जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है वो उन्होंने अपने निवास के लिए, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने हेतु उन्हें आवास की आवश्यकता होती है, उपकरणों या अन्य खाद्य सामग्रियों के संग्रहण हेतु भी मानव को आवास की आवश्यकता होती है, या विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलापों की पूर्ति हेतु अधिवासों का निर्माण किया जाता है। इसलिए जो है मानव भूगोल के अंतर्गत अधिवासों के इम्पोर्टेंस को या बस्ती के इम्पोर्टेंस को समझते हुए अलग से भी जो अधिवास भूगोल के रूप में इस यूनिट का अध्ययन किया जाता है। अब यदि हम देखें कि अधिवासों के उद्भव एवं विकास को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। यदि हम पूरी पृथ्वी पे या किसी भी एक देश के डिफरेंट पार्ट्स पे यदि हम देखें तो वहाँ अधिवासों की स्थिति हो, उनके आकार, उनका जो विन्यास, उनका जो पैटर्न है, उनकी स्टेबिलिटी या स्थिरता आदि, इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि अधिवासों का जो उद्भव है, इनकी उत्पत्ति हो चाहे इनका विकास हो, इस तरीके से हम अधिवासों की उत्पत्ति और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे मोटे रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में प्राकृतिक कारक एज यूजुअल आप सब जानते हो कि वे कारक जो प्राकृतिक घटनाएं जो है इसमें हम उनको सम्मिलित करते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों को इनमें सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है स्थलाकृति या उच्चावच। किसी भी स्थान की जो स्थलाकृति या उच्चावच है वो वहां के आवासों को प्रभावित करती है, चाहे उनकी उत्पत्ति हो या आगे उनके विकास को। गांव या नगर को बसाने के लिए मुख्य रूप से ऐसी भूमि को उपयुक्त माना जाता है जो सामान्य धरातल से थोड़ी ऊंची हो ताकि उसमें जल भराव नहीं हो। इसके अलावा पर्वतीय, पठारी, मैदानी जो भी विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, इन सब उच्चावचों में अलग अलग प्रकार के धरातल का आवासों के निर्माण के लिए चयन किया जाता है। मुख्यतः आवास ऐसे स्थानों पे जो है ज्यादा विकसित होते हैं जो कि चौरस भूमि हो और उनमें उपयुक्त जो है जल प्रवाह की व्यवस्था, सुप्रवाहित भूमि हो। इसके अलावा जलवायु यदि हम देखें
तो मानव निवास के लिए जो उपयुक्त जहाँ जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं मानव निवास के लिए, उन्हीं स्थानों पे जो है अधिवासों का ज्यादा निर्माण होता है। जलाशय मानव जीवन की जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता, जो जल है, मानव के श्रम के पीने के लिए या विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थान जहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता हो, उन्हीं के आसपास जो है, जलाशयों के आसपास ही जो है प्रारंभ में बस्तियों का निर्माण हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए जो है वो वनस्पति पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति का अधिक विकास होता है, वहाँ पे जो है मानव के मकानों के निर्माण के लिए, उनके भोजन के लिए आसानी से जो है वनस्पति उपलब्ध हो जाती है। इसलिए वनों या उनके जो परिधि वाले क्षेत्र है, वहां पे प्रारंभ में आवासों का अधिक निर्माण हुआ है। सांस्कृतिक कारक या मानवीय कारकों में हम देखें तो आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक जो कि महत्वपूर्ण है कि मानव की जीविकोपार्जन के जो साधन हैं, जिन स्थानों पर जो है उपलब्ध है, मानव ने सबसे पहले अपने बस्तियों के निर्माण के लिए उन्हीं स्थानों का चयन किया है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि मानव समूह अपने बस्ती या आवासों के निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन करता है जहां पर उन्हें जीविका के साधन उपलब्ध हों, चाहे वो कृषि, पशुपालन, आखेट, उद्योग, व्यापार आदि किसी भी रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। इसी तरीके से जो सामाजिक कारक हैं, वो भी अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास को निर्धारित करते हैं। सामाजिक संगठन है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनकी मान्यता, ये सब अधिवासों के विकास और उनके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सांस्कृतिक कारकों में यदि हम देखें, मानव की जो धार्मिक विश्वास है, मान्यता, शिक्षा, तकनीकी, नगरीकरण, इन सब का प्रभाव अधिवासों के उद्भव और उनके विकास, अधिवासों की आंतरिक संरचना, इवन देन उनकी आकारिकी पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से राजनीतिक कारक भी विभिन्न प्रकार के अधिवासों के जो है उद्भव पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कई नए नगर या गांव बसाने के लिए ऐसे स्थलों का चुनाव किया जाता है जो कि राजनीतिक निर्णय या योजना के अनुसार होते हैं। इस तरीके से जो राजनीतिक नीतियां हैं, वो भी अधिवासों के उद्भव या उनके विकास पर प्रभाव डालती है। तो इस क्लास में जो है हमने डिस्कस किया कि भाई अधिवास होते क्या हैं, इनका अधिवासों के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है, इनकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हैं, और अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्लास में हम अधिवासों के प्रकारों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मोटे मोटे रूप से मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है, रूरल सेटलमेंट ग्रामीण अधिवास और अर्बन सेटलमेंट नगरीय अधिवास। इन टॉपिक्स में हम इनकी विशेषता, इनके प्रकार, इनका पैटर्न, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी डिटेल में डिफरेंट जो है लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।